हमें पता था कि स्थिति खराब है, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि यह इतनी ज्यादा खराब है। तेहरान के डॉक्टरों की नई रिपोर्ट ने ईरान में सख्ती की असलियत उजागर की है। ये आंकड़े डरावने हैं। कुछ ही दिनों में 16,000 से अधिक लोग मारे गए और 3 लाख से ज्यादा घायल हुए। अगर तुलना करें तो रूस को इतने हताहतों की संख्या तक पहुंचने में लगभग 2 साल यानी पूरे 20 महीने लगे थे। ईरानी शासन ने सिर्फ 2 दिन में वह नरसंहार किया। ऐसा दमन आधुनिक इतिहास में पहले नहीं देखा गया। यह प्रदर्शनकारी ईरान से भागे थे और दमन की शुरुआत बता रहे हैं। सुनिए। कोई कैमरे पर बोलने को राजी नहीं था, सब शासन से डरे थे। लेकिन एक व्यक्ति जिनके चेहरे पर चोट के निशान थे ने हमें बताया कि उन्हें पिछले हफ्ते अल्बोर्ज प्रांत में एक प्रदर्शन के दौरान गोली मारी गई थी। मेरे चेहरे पर करीब 7 छर्रे लगे थे। वे मेरी पलक, माथे और गाल पर लगे। मेरे होंठ, कान के नीचे और जबड़े पर। मुझे छर्रा निकालने को रेजर ब्लेड लेना पड़ा। 5 अभी भी मेरे चेहरे में फंसे हुए हैं। मुझे गिरफ्तार होने का डर था, इसलिए मैं इलाज के लिए नहीं गया। उसने हमें बताया कि ईरान की सुरक्षा बलों ने उसके अपने शहर में विरोध प्रदर्शनों को कुचल दिया था, लेकिन कुछ अन्य इलाकों में ये अब भी जारी हैं। कर्दी मलार व तेहरान के कुछ हिस्सों में प्रदर्शन जारी थे। मेरे दोस्त वहां थे। हम लगातार फोन पर बात कर रहे थे। मंगलवार रात को भी प्रदर्शन जारी था, लेकिन उसके बाद से मुझे कोई अपडेट नहीं मिला है। यह एक व्यक्ति का बयान था, लेकिन हमारे पास तेहरान के डॉक्टरों की बड़ी रिपोर्ट है। ईरानी शासन इस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तानाशाही सच दबाने पर ही फलती है। तो अगर आप लोग कर सकते हैं तो कृपया थोड़ी देर रुकें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें एल्गोरिदम में मदद करें। यह फर्क डालता है और सच को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। यह रिपोर्ट द संडे टाइम्स ने वहां के डॉक्टरों से ली थी। रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल अंधकार में कम से कम 16,500 ईरानियों की मौत और 3 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। इनमें से ज्यादातर 8 और 9 जनवरी की भीषण हत्या के 2 दिन में मारे गए। इनमें ज्यादातर पीड़ित 30 साल से कम उम्र के युवा ईरानी हैं। 7,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की आंखों में चोट लगी। 701,000 ने एक आंख खोई। शॉटगन से आंखों की इतनी चोटें थीं कि डॉक्टर तय नहीं कर पा रहे थे किसे पहले इलाज दें। हत्या इतनी व्यापक थी कि कई लोग खून की कमी से मर गए। कई अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ मरीजों को बचाने के लिए खुद खून दान कर रहा था, लेकिन कई बार सुरक्षा बलों ने खून चढ़ाने नहीं दिया। हमें पता है कि ईरानी शासन ने प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए इराकी मिलिशिया से मदद मांगी है। इराक की मिलिशिया के करीब 5,000 लड़ाके ईरान में दाखिल हुए ताकि ईरानी सुरक्षा बलों को क्रांति को दबाने में मदद मिल सके। इससे यह साफ हो जाता है कि इस्लामी शासन में भी, जहां अधिकारी विरोध के दौरान लोगों को मारने से नहीं डरते, इस बार हत्याओं का पैमाना अभूतपूर्व था। इस मामले की विडंबना यह है कि हत्याएं इतनी व्यापक थीं कि ईरानी शासन भी उन्हें छुपा नहीं सका। इसके बावजूद ईरानी विदेश मंत्री अमेरिकी टीवी पर आए और बोले कि इतने लोग नहीं मरे। ये उनके शब्द थे, मेरे नहीं। सैकड़ों लोग मरे, हजारों नहीं। सोचिए, खुद ईरान के सर्वोच्च नेता ने झूठ उजागर कर दिया। सुनिए। जमीनी हालात के बारे में सर, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अलग अलग शहरों में 2,500 से लेकर 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को शासन द्वारा मार दिया गया है। कितने लोगों की मौत हुई है? हम ईरान में जमीनी स्तर पर हैं। ये दावे बेबुनियाद हैं, इसका कोई सबूत नहीं है। मृतकों की संख्या, हालांकि उन्होंने इसे बढ़ाने की बहुत कोशिश की, केवल सैकड़ों में है। इस विद्रोह में इन अज्ञानी और अनजान एजेंटों ने उन दुर्भावनापूर्ण और प्रशिक्षित तत्वों के नेतृत्व में कई हजार लोगों की हत्या कर दी है। उन्होंने मार डाला, कुछ को अमानवीय क्रूरता के साथ मारा, मतलब पूरी तरह से बर्बरता से। सबसे हैरान करने वाली बात यह है
कि विदेश मंत्री के एक टेक्स्ट मैसेज ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर हमले रद्द करने के लिए मना लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल यही रिपोर्ट कर रहा है। आइए इसे साथ देखें और संदर्भ समझें। मंगलवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरानी नेताओं से सभी बैठकें रद्द कर दी हैं। उन्होंने ईरानी लोगों से सरकारी इमारतों पर कब्जा और शासन गिराने को कहा, साथ ही मदद मिलने की बात भी कही। 3 दिन बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान पर तात्कालिक हमला नहीं होगा। तो उन 3 दिनों में ऐसा क्या हुआ जिससे ये फैसला लिया गया? आइए बात करें। पहला कारण है बिल्कुल। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने प्रदर्शनकारियों की फांसी रोकी, इसलिए उन्होंने हमले रद्द किए। यह तो एक सार्वजनिक वजह थी। असल में उन 3 दिनों में बहुत कुछ हुआ जिससे हमले रोकने का फैसला लिया गया। मुख्य कारण था लागत लाभ विश्लेषण। अमेरिकी सेना को संदेह था कि हमला शासन परिवर्तन ला सकेगा, क्योंकि यह याद रखना जरूरी है कि पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। 100 से ज्यादा शहर इसमें शामिल थे। इसका मतलब है कि सुरक्षा बल देश भर में फैले थे और प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जैसा करना मुश्किल हो जाता है। ऑपरेशन में अमेरिकी बलों ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला किया और सुरक्षित लौट आए। ईरान जवाबी हमला नहीं कर सका, जैसे कि वायु रक्षा प्रणाली अब कुछ भी नहीं पकड़ सकी। लेकिन बड़ा फर्क यह था कि ईरानी परमाणु ठिकाने बहुत केंद्रित थे। हमने 3 ठिकानों को निशाना बनाया, सब कुछ नष्ट कर दिया और हम वापस आ गए। इस बार ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के सैन्य सलाहकारों के अनुसार गणना मेल नहीं खा रही थी और अंदर हमला करना बहुत कठिन था। और भले ही अमेरिका सफल हो जाता, इसका यह मतलब नहीं है कि वहां सत्ता परिवर्तन जरूर हो जाता। और यह बताना जरूरी है कि सिर्फ अमेरिकी सेना ही यह बात नहीं कह रही थी। यहां तक कि इजरायली प्रधानमंत्री ने भी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात की और उन्हें भी यही समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अभी शासन पर हमला करना सही समय नहीं है। अमेरिका को बेहतर अवसर का इंतजार करना चाहिए। और फिर हमारे पास अरब देश भी थे, खासतौर पर खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब, कतर और यूएई, जो व्हाइट हाउस पर हमले रोकने के लिए दबाव बना रहे थे। अब उनके पास ऐसा करने के अलग अलग कारण थे, क्योंकि ईरानी राजनयिक इन देशों से अमेरिका पर हमला न करने का दबाव डलवा रहे थे। वो मूल रूप से इन देशों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। कह रहे थे कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान इन देशों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। वे इन देशों के ठिकानों को निशाना बनाएंगे। अब इसी वजह से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने सीधे राष्ट्रपति ट्रंप को फोन किया और हमलों को रोकने के लिए दबाव डालने की कोशिश की। फिर इन सब के ऊपर ईरान के विदेश मंत्री ने सीधे विशेष दूत स्टीव विटकोव को एक संदेश भेजा। मूल रूप से तर्क है कि अगर अमेरिका हमला नहीं करे तो ईरान परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को तैयार हो सकता है। उन्होंने दावोस आर्थिक शिखर सम्मेलन से पहले बैठक का प्रस्ताव रखा, जिससे स्थिति कुछ शांत हुई है। इस रिपोर्टिंग में चौंकाने वाली बात यह है कि उप राष्ट्रपति जे.डी. वेंस, जो विदेशी हस्तक्षेप को लेकर संदेहपूर्ण रहे हैं, ने ईरान पर हमलों का समर्थन किया। साथ ही विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी हमले का समर्थन किया। हमारे साथ विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट जैसे अन्य महत्वपूर्ण लोग भी थे, जिन्होंने हमलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इंतजार करना और आर्थिक प्रतिबंधों को असर करने देना बेहतर रणनीति हो सकती है। तो निश्चित रूप से व्हाइट हाउस में या कम से कम प्रशासन में एक विभाजन है, लेकिन फिर भी यह कोई असामान्य बात नहीं है। मुझे लगता है कि हर मुद्दे पर विभाजन होता है, चाहे यूक्रेन, रूस, इजराइल, गाजा या ईरानी हमले हों। लेकिन एक और बात जो ध्यान में रखना जरूरी है वो ये है कि ये सब हफ्ते की शुरुआत में वर्किंग डेज के दौरान हुआ था। लेकिन शनिवार को, बस कल ही, हमने राष्ट्रपति ट्रंप का संदेश बदलते हुए देखा। वो एक इंटरव्यू में ईरान में नेतृत्व परिवर्तन की वकालत कर रहे थे और ये सब कुछ उसी दौरान हो रहा था। अमेरिकी संपत्तियां, अमेरिकी सैन्य संपत्तियां अभी भी मध्य पूर्व की ओर बढ़ रही हैं। हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब्राहम लिंकन है, जो साउथ चाइना सी से मध्य पूर्व की ओर जा रहा है। 2-3 दिनों में वो वहां पहुंच जाएगा, जिससे हमें ईरान पर दबाव डालने के लिए और संसाधन मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका को हमला करना ही होगा,
लेकिन इससे उसके लिए हमला करना आसान हो जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इससे हम किसी भी जवाबी कार्रवाई से बचाव कर सकते हैं जो बाद में हो सकती है। मध्य पूर्व में कई अमेरिकी ठिकाने हैं और लगभग 30,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ ये सोचना ही जरूरी नहीं है कि अमेरिका हमला कैसे करेगा, बल्कि ये भी बहुत जरूरी है कि अमेरिका अपने सभी संसाधनों और सभी सहयोगियों की सुरक्षा कैसे करेगा। इसके बाद आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। मेरा नाम सैम है और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। ऐसी वीडियो बनाते समय दिक्कत यह है कि हम कई ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही उसमें कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल ना हो। YouTube अक्सर हमारी वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते हमारे 4 युद्ध संबंधित वीडियो डिमोनेटाइज हो गए थे। ड्रोन या फ्रंट लाइन फुटेज विज्ञापन दाताओं के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए वीडियो पर रोक लगती है। लेकिन यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है और यही युद्ध यूक्रेनी लोग लड़ रहे हैं और उसमें जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को कवर करना जरूरी है और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया। हमने इसे शुरू से बनाया है, इसलिए हम पर कोई पाबंदी नहीं है। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें अपनी फ्रंटलाइन फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते। इस तरह हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसीलिए क्योंकि विज्ञापनदाता हमारे कवरेज से खुश नहीं हैं। हम साइट को विज्ञापनों से फंड नहीं करते, बल्कि आपके समर्थन से फंड करते हैं। अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और अगर आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो ज़रूर basicsinsider.com पर हमारे साथ जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने के बाद आप हमारा सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले से अपलोड किया है और वो सभी वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारी कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।